हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे H1B वीजा, जिसके ऊपर ट्रंप ने अब $1 लाख का फी रख दिया है। इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है और किस दिशा में ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन जा रही है। इस तरीके के डिसीजन जो वहां से लिए जा रहे हैं, ये आईटी कंपनीज जो बेसिकली पिछले 20-25 साल से आप देखोगे इस मॉडल पे काम करती हैं कि यूएस के अंदर क्लाइंट को एक्वायर करती हैं और इंडियन लोगों से एक तरीके से मजदूरी वाला काम कराती हैं। तो ये मॉडल के ऊपर किस तरीके की चीजें आने वाली हैं और लॉन्ग टर्म में आपको चार्ट्स भी दिखाऊंगा कि इन्फोसिस और बाकी अपना आईटी इंडेक्स जो है वो किस तरीके की चीजें बोल रहा है, फंडामेंटली भी चीजें डिस्कस करेंगे और क्या हो सकता है अपने इंडियन आईटी सेक्टर के ऊपर, वो भी आज एक तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। एआई का इंपैक्ट भी डिस्कस करेंगे। इन डिटेल वीडियो होने वाला है, ये इस चीज का क्या हमारे मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे इस डिसीजन को, काफी पहले इसके बारे में थोड़ा सा क्योस बना कि ये अब जो लोग इन्होंने ये ले लिया है जिनके पास ऑलरेडी H1B वीजा है, उसमें थोड़ा सा बीच में हमें लगा कि ऐसा बोला गया है कि उनको भी ये देना पड़ेगा। बट उसके बाद व्हाइट हाउस ने आगे क्लियर किया, क्योंकि ट्रंप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो कभी भी ये बताते नहीं है कि कोई भी रूल निकालने से पहले कि उसकी एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन कहीं दी नहीं जाती। पहले वो कुछ बोल देते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें खड़ी हो जाती हैं जिनके क्वेश्चंस नहीं मिल रहे होते, फिर एक एक करके उनके आंसर्स आने स्टार्ट होते हैं। तो हमेशा अनसर्टेनिटी में रखते हैं और इसको लेके भी 2-3 दिन काफी पहले अनसर्टेनिटी रही कि एक बेसिकली क्या है। तो एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो ये जो लोगों के पास H1B वीजा है उनको ये फीस नहीं पे करनी। 2026 से जो नए H1B वीजा आएंगे वो बेसिकली इस फी को पे करेंगे। तो मॉडल बेसिकली इन आईटी कंपनियों का क्या है कि अगर आप H1B वीजा का डेटा देखते हैं तो अराउंड 72% लोग ऐसे हैं जो उसमें इंडियंस अप्लाई करते हैं। और पिछले 25-30 सालों में इस H1B वीजा की वजह से यूएस को भी काफी ज्यादा फायदा हुआ है और इंडिया को तो फायदा हुआ ही हुआ है। ये कंपनीज बेसिकली, क्योंकि इनके सारे क्लाइंट्स वहां यूएस के हैं, तो इंडिया से कुछ अच्छे लोगों को सिलेक्ट करती हैं और उनको H1B वीजा पे 2 साल 3 साल डिपेंड्स किस तरीके का उनका रिन्यूअल पीरियड आ रहा है, किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, उनको वहां भेजती हैं। अब कंपनी का आइडिया ये होता है बेसिकली इन सारी आईटी कंपनीज का, क्योंकि अगर वहां पे आप लोकल रिक्रूट करेंगे तो आपकी कॉस्टिंग ज्यादा बैठेगी, क्योंकि अगर वहां के अमेरिकन सिटीजन को रिक्रूट करते हैं तो आपकी कॉस्टिंग्स ज्यादा बड़ी बैठती हैं। तो वो यहीं से बंदा बेचते हैं ताकि उसकी कॉस्टिंग्स भी थोड़ी कम रहती हैं और कंपनी का मार्जिन अच्छा बन पाता है। तो ये काफी साल ऐसे चलता आ रहा था। अब लेकिन इस रूल के बाद मुझे नहीं लगता कि अगर मान लीजिए कोई एंट्री लेवल जॉब वाला बंदा वहां गया है, उसकी $1 लाख $25,000 अगर सैलरी और $1 लाख अगर वो फीस में ही दे देगा तो उसके लिए फिजिबल नहीं रहेगा। कंपनी के लिए भी बहुत सारे लोगों को भेजना फिजिबल नहीं रहेगा। मतलब आप अगर हर एक बंदे के लिए इतना पैसा पे करेंगे तो आपके जो मार्जिन है वो भी काफी श्रिंक होने वाले हैं। तो एक तरीके से मॉडल बदलेगा यहाँ पर। इनको वहां पर लोकल हायरिंग करनी पड़ेगी। अब लोकल हायरिंग क्योंकि महंगी है तो ओवरऑल इनके मार्जिन पे थोड़े हिट पड़ेंगे, लेकिन अब रूल इस तरीके का है कि आपको करना ही पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम एक तरीके से इन कंपनीज के साथ काफी टाइम से चल रही थी और ये पता नहीं क्यों नहीं, मैंने पहले भी काफी वीडियोस में डिस्कस किया है कि ये कंपनीज काफी टाइम से एक तो सो रही थी कि इनको आइडिया ही नहीं रहा कि मतलब ऐसा भी कुछ हमारे साथ हो सकता है। पहले एआई की वजह से, अब ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। तो एक चीज यूएस की यहां से हमें सीधा सीधा समझ में आ रही है कि यूएस अब नहीं चाहता कि आप यहां से वहां लोगों को भेजें और वहां उनसे काम करें। यूएस चाहता है अब हमारे यहाँ के लोकल लोगों को कहीं ना कहीं एम्प्लॉय करें, उनको एम्प्लॉयमेंट दें। और अगर इस वजह से जिस तरीके से अभी टैरिफ और ये सारी चीजें देख रहे हैं, अगर वहां से कुछ ऐसा बन जाता है आने वाले टाइम में, कुछ ऐसा अनसर्टेन माहौल बन जाता है जिसकी वजह से रिसेशन की तरफ चले जाते हैं, तो ये जो सारे वहां के क्लाइंट्स हैं वो इनको ऑर्डर्स देना भी कम कर देंगे। फिर भी ये कंपनीज हमेशा बायबैक के चक्कर में रहती हैं। इनको लगता है कि हम इन्वेस्टर्स को खुश रखें और बायबैक देते रहेंगे तो इन्वेस्टर हमारे साथ टिका रहेगा। कभी भी ग्रोथ के ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं करती हैं। हालांकि मैंने काफी बार डिस्कस किया है। आज इस वीडियो में थोड़ा और आपको डेप्थ में लेके चलूंगा। तो ये प्रॉब्लम इनकी हमेशा से रही है और इसी प्रॉब्लम की वजह से अभी भी मैंने सुना है कि टीसीएस में कोई एआई का वर्टिकल बन रहा है, काफी सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन अभी भी एक तरीके से वॉर स्टेज पे इस समय काम करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये मॉडल जो है आर्बिट्राज मॉडल, एक तरीके से मजदूरी वाला काम यहाँ पे लोगों को कराना और वहां पे डॉलर में पेमेंट लेना, ये बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कि ये चलने वाला है। यही हमारे इंडेक्सेस भी बोल रहे हैं। अब एक बार आपको इंडेक्सेस पे लेके चलता हूं, एक बार डेटा शेयर करता हूं आपसे और कुछ फंडामेंटल चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो आप देखोगे, ये मैंने आपके सामने CNXIT का चार्ट खोला है। ये CNXIT का मंथली चार्ट है। आप देखोगे लगभग 2021 के अंदर हम इसने लगभग 40,000 का हाई मारा था और एक बार ये उसके ऊपर गया है, लगभग 40 मतलब 10% लगभग उसके ऊपर गया और आज भी लगभग वही है। तो आप अगर नेट में रिटर्न्स देखोगे आज की डेट में आईटी कंपनीज का, 2022 में हाई लगा
और आज हम 2025 में खड़े हैं, तो लगभग 3 साल का रिटर्न आईटी कंपनीज के अंदर इस इंडेक्स का जीरो रिटर्न है। और अगर आप लो देखोगे तो लो एक बार 25,000 का लो इसके अंदर लग चुका है, और एक बार जिस तरीके का मूवमेंट आ रहा है, और आज भी देखिए आज किस तरीके से 3% नीचे है हमारा आईटी इंडेक्स। अगर यहां से और चलना स्टार्ट किया तो हो सकता है हम आने वाले टाइम में ये वाले लेवल दोबारा देखने को मिल जाए। तो काफी ज्यादा हालत खराब लग रही है इन सारी कंपनीज की। अब एक बार इन्फोसिस का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपको बाकी 2 कंपनी जरूर डिस्कस करूंगा आपसे, इन्फोसिस और टीसीएस। तो आप देखोगे 6 लाख करोड़ का लगभग मार्केट कैप है एज ऑन डेट, और अगर आप देखोगे तो पी है जो स्टॉक का वो 22 चल रहा है। यहाँ थोड़ी सी आपको पिक्चर समझ में आएगी। देखिए ये इसका ये हम यहाँ पे प्राइस का नहीं पी का चार्ट लगाते हैं। तो पी अगर आप लास्ट मैक्स ही खोल लेते हैं, मैक्स अगर मैं खोलता हूँ तो आप देखेंगे 2010 के अंदर इसका 30 का पी था, और 2009 के अंदर जब मार्केट्स गिरे थे तो उसके बाद आप देखिए किस तरीके से पी एक बार 12 का भी आ गया था, और एक बार हम यहाँ पर दोबारा से 22 के पी के आसपास है, जहां हमने लो हम 3 बार लगा चुके हैं। यहाँ पर 20 के आसपास का लो लगा है। तो इस बार अगर ये कटा तो थोड़ा पी और ज़्यादा हो सकता है, मतलब प्राइस और भी यहाँ से नीचे गिर सकता है। अब थोड़ा सा अगर आप देखोगे कि यहाँ पर कंपनी के जो अच्छी चीज़ें, एक तो डेट फ्री कंपनी है, आरओई अच्छा है, अभी तक तो यही समझ में आ रहा है, डिविडेंड भी अच्छा दिया है इसने। बट आने वाले टाइम में किस तरीके की चीज़ें होंगी वो हमें देखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा अगर प्रॉफिट लॉस की अगर आप बात करोगे तो ये चीज़ है। अभी मार्च में जो इनका था बेसिकली 2025 के अंदर 1,62,990 करोड़ की सेल्स थी। तो आप देखोगे ग्रोथ लगभग जो इस फाइनेंशियल ईयर की लग रही है वो कहीं ना कहीं हमारी कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, 5-7% की ग्रोथ लग रही है। टीसीएस की तो मैनेजमेंट खुद ने बोला हम 2-3% से ज़्यादा ग्रो शायद नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से आगे अब किस तरीके से स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा वो अपने को देखना पड़ेगा। लेकिन इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कुछ खास देखने को नहीं मिल रही। आप देखो किस तरीके से अगर हम बात करें 2021 से लगभग स्टॉक वहीं है, मतलब 2021 में कुछ 20,000 करोड़ का प्रॉफिट आया था, और उसके बाद लगभग हम यही 25-26,000 करोड़ के आसपास अभी भी घूम रहे हैं। लास्ट 2 साल से तो बिल्कुल स्टेगनेंट प्रॉफिट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इशू बन सकता है। इसके अलावा एक और जो स्टॉक है इसी कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें तो वो है हमारा टीसीएस का। टीसीएस की भी अगर बात करते हैं तो आप देखोगे लगभग 11 लाख करोड़ की कंपनी हो गई है, और इसका भी अगर आप पी देखेंगे तो आज की डेट में इसका पी है कुछ 22 का। इसको अगर मैक्स कर लेते हैं तो आप देखोगे ऑल टाइम इसने एक बार लो मारा हुआ है, 2008 में 9 का पी हो गया था इसका, और यहाँ पे इसका पी हो गया था लगभग 20 का। तो काफ़ी हिस्टोरिकल पीस के आसपास ही चल रहा है, लो के आसपास 18-20 में काफ़ी टाइम रेंज में घूमता है। तो काफ़ी सस्ते वैल्यूएशंस पे ये कंपनीज कहीं ना कहीं आ गई हैं अगर आप देखेंगे डेटा को। तो भी अगर ग्रोथ वाइज आप देखोगे तो सारी कंपनीज में आपके सामने लगा दी हैं। तो आप देखोगे अभी एज ऑन नाउ अगर आप देखो तो पी वाइज सबसे महंगी कंपनी अभी भी एल&टी माइंट्री है, और विप्रो हमारी 19 के पीई पे आ गई है, इन्फोसिस 22 के पीई पे है, 23 के पीई पे है, परसिस्टेंट सिस्टम हमारी 54 के पीई पे है। तो अगर आप देखोगे तो ये बड़ी जिनका भी यूएस में एक्सपोजर ज़्यादा है उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो रही है। अब यहाँ पे अगर इनकी भी सेल्स आप देखोगे तो लगभग फ्लैट सेल्स हमें यहाँ पर दिख रही हैं। मैं इसको आपको अगर थोड़ा सा मंथली, हाँ ये हमारा ईयरली आ गया, तो आप देखोगे तो 2,55,000 करोड़, 2,40,000 करोड़, 2,25,000 करोड़। तो अभी का जो आ रहा है लगभग फ्लैट सेल्स समझ में आ रही हैं। तो कोई ग्रोथ, नई ग्रोथ यहाँ से नहीं समझ में आ रही। तो अगर नई ग्रोथ नहीं होती और कुछ डिक्लाइनिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इनके प्रॉफिट्स में जो कि लग रहा है, और तो उसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज आने वाले टाइम में हमें और ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो आईटी के अंदर कहीं ना कहीं जो एक तरीके से टेलविंड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे। गवर्नमेंट अब किस तरीके से इसको भुनाएगी वो भी हमें देखना पड़ेगा। और एक तरीके से अभी इन्फोसिस का आप देख रहे हो दोबारा से इन्होंने बायबैक निकाल दिया है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि इनकी आदत ये बायबैक निकालने की नहीं छूट रही है, और इन पैसे को मेरे हिसाब से जो इन्होंने कैपिटल रिजर्व्स होते हैं इनके पास, इसको नए पैसे, इस पैसे को कहीं ना कहीं इनोवेशन पे खर्च करना पड़ेगा। इंडिया के लिए बड़ी टेक कंपनीज बनाने के लिए आपको इनोवेशन में पैसा लगाना पड़ता है, जो ये कंपनीज अभी भी पता नहीं क्यों नहीं सोच रही हैं, कब सोचेंगी। तो ये एक बड़ा थ्रेट इनके बिजनेस मॉडल, अभी ये एक ऐसा थ्रेट है जो बेसिकली बिजनेस मॉडल के ऊपर आपका थ्रेट होगा। ये ऐसी चीज है कि आपका बिजनेस मॉडल, जिस तरीके से आप पैसे कमाते हो, उसके ऊपर जब थ्रेट आता है तो कंपनी कहीं ना कहीं काफी ट्रबल में आ जाती है। तो ये सारी चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आपका क्या व्यू है, आपको क्या लगता है इंडियन आईटी किस तरीके का परफॉर्म करने वाला है अगले 5-10 साल में? क्या ये थ्रेट है, नहीं है, किस तरीके से यूएस के अंदर चल रहा है? आप भी मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।